नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट आ चुका है, बहुत लोगों के पेपर निकल चुके हैं, मतलब जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है प्री में। अब वो परेशान है कि सर मेंस का सिलेबस ही नहीं मिल रहा। जो थर्ड पेपर है, तो थर्ड पेपर में आपको पता है 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट का आपको सिलेबस ही नहीं मिलता कि किससे पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आ गया हूँ। आज से हम चालू करने वाले हैं 7th यूनिट। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 7th यूनिट चालू करने वाले हैं। क्या सिलेबस है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार हम देखेंगे सारा का सारा सिलेबस कि पहले तो क्या क्या आता है सिलेबस में, उसके बाद बिल्कुल सरल भाषा में पेपर में हमें 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में कैसे प्रश्न लिखने हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड, आप ध्यान से सुनना, मेंस के हिसाब से चल रहा है। अब अपन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी कि दोस्तों के सिलेबस में क्या क्या उन्होंने दिया है। ये 2020 के अनुसार नए पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके लिए, वही यहां पर पूरा पढ़ाया जाएगा टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, सबसे पहले है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। मतलब मानव के जीवन पे जो टेक्नोलॉजी है उसने किस प्रकार प्रभाव डाला, किस प्रकार से आपके घर पे जो कपड़े हैं आजकल बिना प्रेस के भी आपके कपड़ों में सलवटें नहीं बनती, या दवाइयां किस प्रकार से सस्ती हो चुकी हैं, या फिर अंतरिक्ष में जो जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, आपके घर पे इंटरनेट टीवी चल पा रहा है, किस प्रकार से चल पा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हमें इस वाले टॉपिक में मिलेगी। तो ये वाला टॉपिक दोस्तों आपको तब समझ में आएगा जब आप सारी की सारी टेक्नोलॉजी को समझ लोगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सर सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है, यूनिट 7 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है रिमोट सेंसिंग का इतिहास। रिमोट सेंसिंग क्या होती है ये आपसे पूछा जाएगा, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि भैया रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन क्या होता है, भारत में रिमोट सेंसिंग क्या है, भारत के हिसाब से इसके क्या लाभ हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भू स्थिर उपग्रह ये क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, जनरेशन आपने सुना होगा, PSLV, SLV, GSLV, RSLV। तो दोस्तों, कहां से ये पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, 3 नंबर के, 5, 11, हर एक चीज को आपको व्यवस्थित यहां पर बताया जाएगा। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएगी और उसमें आपसे परिभाषा पूछेगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में आपसे पूछेगा रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ब्लू क्या है। आपसे पूछ लेगा कि भाई फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। जितने भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से हम पूरे डिटेल में एक एक टू द पॉइंट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, 10 यूनिट आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोनिंग पर हम चर्चा करेंगे कि भैया सबसे पहले डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया था, किस प्रकार भारत ने गरिमा नामक भैंस का क्लोन बनाया, आखिर हूबहू इंसान या हूबहू जानवर किस प्रकार बना देते हैं, क्या हम शाहरुख खान के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम शाहरुख खान बना सकते हैं। इन सभी पर चर्चा दोस्त हम करेंगे क्लोनिंग में। क्लोनिंग के लाभ क्या है, क्लोनिंग की हानियां क्या है, क्लोनिंग के अनुप्रयोग क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे सिलेबस में डाला है उन्होंने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है सर, तो हम देखेंगे कि भैया जब किसी भी मशीन को हम बुद्धिमान बना देते हैं, किस प्रकार से उसे बुद्धिमान बनाया जाता है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये सभी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों, फिर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं ट्रिप्स और ट्रिम्स को, बाइपो को शामिल किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, इस पर भी अपने पूरे लेक्चर रहेंगे कि भैया कोई भी व्यक्ति अपनी विचारशीलता, रचनात्मकता के द्वारा किसी भी चीज का सृजन करता है तो कोई उसे चुरा ना ले, इसीलिए क्या होते हैं, उन पर अधिकार दिए जाते हैं। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भैया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान, CV रमन का क्या योगदान है, या फिर विक्रम साराभाई का क्या योगदान है। आपसे पूछा जाएगा कई सारे वैज्ञानिक, जितने नाम दिए हैं, होमी जहांगीर भाभा, तो हम सारे वैज्ञानिकों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस चल रहा है आपका। साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कि भाई कौन कौन से साइंस
साइंस के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, किसे साइंस का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपका किससे पूछा जाता है, 7th यूनिट से। आपको पता है भले उसने 30-30 नंबर में बांट रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटे जिसका ज्यादा है वो किसी भी यूनिट के अंदर इसको फिट कर सकता है। साथ ही साथ कुछ संस्थानों के बारे में जानकारी, इसरो क्या होता है आपसे पूछ लेगा वो, BSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है या फिर कहां पर स्थित है, ये सारी संस्था, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें जो आपके पेपर में या सिलेबस में दी गई हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो अब आप समझिए पहले तो कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो पढ़ेंगे दोस्तों, हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ लें, हमारे पेपर में जो दिया है वही हमें पढ़ना है। और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे यूट्यूब पर किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा। यहां पर दोस्तों आपके लिए हमने जीएस जीनियस एकेडमी नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इसकी सारी बुक भी आ चुकी है, 7th यूनिट की, यूनिट वाइज सारी की सारी बुक। तो आप सभी को अगर बुक की जरूरत है या आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब हम देखने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ी क्यों, क्या जरूरत थी कि हम अंतरिक्ष में जाएं और खोज करके लाएं, क्या जरूरत थी कि अंतरिक्ष में भारत को जाना पड़ा, किस प्रकार भारत छठा राष्ट्र बन गया, सभी हम देखेंगे किसके अंदर, परिचय के अंदर। फिर हम इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि भाई भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर, वो आपसे पूछ लेगा। विभिन्न कक्षाओं में भेजे गए उपग्रहों की उपलब्धियां लिखिए, भारत के माइलस्टोन लिखिए, भारत ने अभी तक क्या किया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत की सर्वोत्तम उत्कृष्टता को प्रदर्शित कीजिए, दर्शाइए 11 नंबर में। तो दोस्तों ये आपको बताएगा कौन सा टॉपिक, इतिहास। हम चर्चा करेंगे आज, इसी पर करेंगे। फिर आपसे पूछा है, आपके सिलेबस में दिया है कितने प्रकार की कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में भेजे जाने वाले उपग्रहों के अनुप्रयोग क्या हैं। तो सबसे पहले कक्षा क्या होती है, मध्यम कक्षा क्या होती है, निम्न कक्षा क्या होती है, उच्च कक्षा क्या होती है, भूस्थिर कक्षा क्या होती है, इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह, लियो की कक्षा में कौन सा भेजा जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह कहां भेजा जाता है, दूर संचार के उपग्रह कहां भेजे जाते हैं, और नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह कहां भेजे जाते हैं। भारत की नौवहन प्रणाली नाविक 3 नंबर में पूछ सकता है कहां स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। बस आप क्या करना है, आपको व्यवस्थित नोट्स बनाना है। अगर नोट्स नहीं भी बनाना तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसने साफ साफ लिख कर दिया है कि उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियों के बारे में बताइए। अब पीढ़ियां पूछा है तो वो 11 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा प्रक्षेपण यान आया, SLV-3 कब आया, फिर GSLV, RSLV, ASLV क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों फिर आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के द्वारा मिशन, चंद्रयान कब भेजा गया, चंद्रयान 2 कब भेजा गया, मंगलयान कब भेजा गया, इन सारे के सारे मिशन के गगनयान को लेकर टिप्पणी कीजिए, भारत सरकार क्या कर रही है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, तब आपको जानकारी होगी, तब तो आप लिख पाओगे। उसके बाद भारत की नौवहन प्रणाली नाविक के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष कचरा, सर हमारे घर में कचरा हो जाता है, अंतरिक्ष में कचरा कैसे होगा, क्या होता है केस्लर सिंड्रोम, इस पर हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। साथ ही साथ हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। इसरो क्या काम करती है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी क्या काम करती है, वो अपना साराभाई स्पेस सेंटर क्या करते हैं। तो ये सारी संस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर विविध पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में करंट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या चल रहा है। तो इतनी सारी हमको क्या करना है, ये परिचय इसका पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब हम चालू करने वाले हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत परिचय, इंट्रोडक्शन। आखिर हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से सुनना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसको
सुनना, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय से पहले मैं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की परिभाषा बता देता हूं कि दोस्तों आपको यही पता नहीं है, पेपर में उसने पूछ लिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, तो आपको सीधा सीधा बताना है अंतरिक्ष क्या है। सरल भाषा में अंतरिक्ष क्या है, पृथ्वी के बाहर, वायुमंडल के बाहर जो भी क्षेत्र विस्तृत है वो अंतरिक्ष है। अब अंतरिक्ष से संबंधित आपको जानकारी जो भी पढ़ेंगे हम वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सर परिभाषा क्या लिखेंगे 5 नंबर में या 3 नंबर में, तो याद रखना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वह है जो मानव जाति को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, साथ ही साथ नए नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए और ग्रहों का पता लगाने के लिए, साथ ही साथ सूरज का अध्ययन करने के लिए या पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस को संचालित करने के लिए हम जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं वो क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो आपको याद रखना है सर आपने जो बोला वो क्या है, तो सुनो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, इसको यहां रख देते हैं। अब सुनो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वह है जो आज मानव जाति को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, आप क्या कर रहे हो भाई, हमने मानव भेज दिया, हमने राकेश यादव, याद रखना हमने राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेज दिया था। कब भेज दिया था, 1984 में भेज दिया था। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि बाहरी अंतरिक्ष में मानव को ले जाने के लिए और क्या करने के लिए, उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने देखा कि हमारा GSAT उपग्रह भेजनी है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने देखा कि हमारा IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजना है। तो आखिर वो भेजे जा रहे हैं किस टेक्नोलॉजी के द्वारा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, नए ग्रहों और उपग्रहों का पता लगा रहे हैं। लगातार आप देखते रहते हो नए ग्रह की खोज कर दी रूस ने, अमेरिका ने, तो ग्रहों की हम लगातार खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ सूरज आदित्य L1 हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो सूरज पर भी हम अध्ययन करेंगे। तो साथ ही साथ क्या करेंगे, हम सूर्य का अध्ययन करने के लिए और पृथ्वी पर उपयोग के लिए एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए, मतलब हम पृथ्वी पर जितनी भी आप मोबाइल चला रहे हो अभी घर पर बैठकर, या फिर आप जितने भी काम कर रहे हो, तो वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है, टीवी चल रही है, आप मैच देख पाते हो, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस के द्वारा संचालित हो रहे हैं। और उन एप्लीकेशंस को कौन संचालित करता है, तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा वो संचालित किए जाते हैं। तो इसकी सटीक परिभाषा क्या लिखेंगे कि भैया मानव जाति को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, नए नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए, ग्रहों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सरल है, सरल अपनी भाषा में, ग्रहों का पता लगाने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी पर एप्लीकेशंस को संचालित करने के लिए हम जिस तकनीकी का, जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो क्या होती है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होती है। अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बिल्कुल शांति से समझना, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भारत में आखिर जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत पड़ गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की कि हमको इसको अपनाना पड़ा। तो याद रखना प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका शुरुआत की गई। तो याद रखना जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1914 में, तब हर एक देश अपने आप को चौधरी समझ रहा था। अमेरिका सोच रही थी कि भाई हम शक्तिशाली हैं, रूस समझ रहा था हम शक्तिशाली हैं, जर्मनी समझ रहा था हम शक्तिशाली हैं, जापान समझ रहा था हम शक्तिशाली हैं, हर एक देश अपने आप को चौधरी समझ रहा था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जब परमाणु हथियारों का उपयोग किया, आपको पता है कि भैया हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने क्या कर दिया, परमाणु बम फेंक दिए। तो जब अमेरिका ने परमाणु बम फेंके जापान पर, तो याद रखना पूरे के पूरे विश्व को समझ में आ गया कि अब शक्तिशाली कौन बन चुका है, अमेरिका शक्तिशाली बन चुका है। यूएसए, अगर हमें यूएसए से टक्कर लेनी है, अमेरिका से टक्कर लेनी है, तो हमें परमाणु शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत भी अभी अभी आजाद हुआ था, भारत के अंदर भी चिंगारी लगी कि हमें भी शक्तिशाली बनना है। तो दोस्तों भारत में परमाणु विभाग बनाया गया और परमाणु विभाग के द्वारा क्या किया गया, परमाणु अनुसंधान की ओर हमारे पूरे के पूरे वैज्ञानिकों का, पूरे के पूरे नेताओं का ध्यान था। लेकिन ध्यान रखना कहीं ना कहीं 1950 के समथिंग, अभी तक सब चलता जा रहा था, 1950 के दौर में आते आते अमेरिका और रूस के मध्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर रुझान बढ़ा।
उनने अपने यहाँ से नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया। याद रखना कहीं ना कहीं अंतरिक्ष प्रोग्राम चालू किए, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। भारत ने सोचा हम भी कुछ इसमें कदम उठाएंगे। तब दोस्तों परमाणु विभाग के अंतर्गत विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से, याद रखना विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से 1962 में 1962 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम क्या था, इनकोस्पार। ध्यान से सुनना, क्या नाम था, इनकोस्पार। इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च। सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब की गई थी, 1950 में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, शुरुआत की गई। उसमें ही ध्यान से सुनना, विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों के बाद 1962 में इनकोस्पार का गठन किया गया। लेकिन इनकोस्पार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कमेटी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब फिर इसको लीगल करने के लिए ध्यान रखना 7 साल बाद इसको बदल दिया गया, किसमें, इसरो के अंतर्गत। तो इस समिति ने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखी और 7 वर्षों बाद 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हो गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप वर्तमान समय में जानते हो। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, आप सभी को पता है, जो कि अंतरिक्ष विभाग की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। अगर भारत में कुछ भी अंतरिक्ष से संबंधित प्रोग्राम लॉन्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसरो के द्वारा ही उसको लॉन्च करते हैं। तो याद रखना सबसे पहले क्या आ गया था, इनकोस्पार को 7 वर्षों बाद हमने 1969 में क्या किसमें परिवर्तित कर दिया, हमने उसे परिवर्तित कर दिया इसरो के अंतर्गत। इस प्रकार भारत में किसकी शुरुआत हो गई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। अब आपसे ये परिचय पूछ लिया, अब वो पेपर में आपसे पूछेगा दोस्त कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत की उपलब्धियों को बताइए, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों के बारे में बताइए, या आपसे बोलेगा कि भैया जो भी जनरेशन है, जो भी प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां हैं उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं, अब आप तैयार हो जाइए। अब अपन पूरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, वो इतिहास जो पेपर में आपसे 11 नंबर में पूछा जा सकता है और आपको पेपर में पास कराएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास, किस प्रकार से भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमारे माइलस्टोन को रचा है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के स्वर्णिम इतिहास को बताइए या स्वर्णिम उपलब्धियों को बताइए, तो आप किस प्रकार से बताओगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 11 नंबर में ये प्रश्न बन सकता है। हम एक एक चीज को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से शुरुआत की भारत ने। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई 1962 में, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब परिचय पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 1962 में हमने एक कमेटी बना दी जिसका नाम क्या है, इनकोस्पार। क्या है, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च बना दिया गया, इनकोस्पार का गठन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस कमेटी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसको 7 वर्षों बाद परिवर्तित कर दिया, किसके अंतर्गत, इसरो के अंतर्गत। तो हमने किसकी स्थापना कर दी, 1969 में हमने दोस्त इसरो की स्थापना कर दी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की, कोई भी कार्य को देखती है यही। तो ये आपको एक एक चीज बतानी है। अब इसरो तो स्थापना कर दिया आपने, अब इसको रुपए कैसे मिलेगा, तो इसको रुपए देने के लिए दोस्तों हमने 1972 में एक वित्त विभाग, मतलब एक हमने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर दी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन करेगा वित्त का, किसके लिए, इसरो के लिए। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर दी, अंतरिक्ष विभाग की दोस्तों हमने क्या कर दी, स्थापना कर दी 1972 के अंतर्गत। अब हम ये अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत काम करता है वर्तमान समय में, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंतर्गत हमने क्या कर दिया था, इसकी स्थापना कर दी है। अब सुनना, अब हमने ये विभाग बनाया, अब हमने इसरो को रुपए दे दिया। अब जब इसरो के पास रुपए आ गया तो अब इसरो से बोला तुम कुछ कर दिखाओ, तब इसरो ने दोस्तों क्या किया, अब आगे देखना, ये दिन जो 19 अप्रैल, इसको भूल मत जाना, अपना नाम भले भूल जाओ, लेकिन 19 अप्रैल 1975 वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन हमारी इसरो ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करी। दोस्तों इस दिन हमने सबसे पहले हमारा आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया, आर्यभट्ट नामक हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों ये प्रायोगिक था, कैसा था, प्रायोगिक था। 3-4 पॉइंट याद रखना है आपको, सब आ जाएगा आपको। ये प्रायोगिक था,
याद रखना सर, ये प्रायोगिक क्या होता है, इससे भारत को किसी भी प्रकार की कमाई नहीं होने वाली थी दोस्तों। सिर्फ हमने हमारी तकनीकी को चेक करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया था। लेकिन सोचो यार, हमने कम से कम चीज तो हासिल कर ली है इतनी बड़ी कि हम कल को भेज सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने सबसे पहला प्रक्षेपण यान क्या कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया। आपको ये 2 रुपए के नोट पर देखने मिल जाएगा। पुराना आप 2 रुपए का नोट लेना, अभी मैं आपको चित्रों के रूप में सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इनको याद करते जाना। तो हमने ये कैसा था, दूर संचार वाला था। कैसा, अगर आपको लिखने जाए आर्यभट्ट के बारे में, तो ये दूर संचार वाला उपग्रह था। मतलब इसे हमने भूस्थैतिक कक्षा में भेजने की कोशिश की थी और हम सफल भी हो गए थे। लेकिन इसे भारत से नहीं भेजा, क्योंकि भारत के पास भेजने के लिए रॉकेट ही नहीं था। हमने इसे रूस के कापुस्तिन यान नामक शहर से प्रक्षेपित किया था। याद रखना, रूस के कापुस्तिन यान से हमने इसे प्रक्षेपित किया था। अभी चित्रात्मक रूप से भी हम देखेंगे। अब आर्यभट्ट के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, भारत रुका नहीं। भारत ने सोचा अब हम क्या करेंगे, हमारे खनिज संसाधनों का पता लगाएंगे। तो दोस्तों, भारत ने 1979 में अपना सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर प्रथम को लॉन्च कर दिया। किसको, भास्कर प्रथम। देखो, शुरुआत थी तो ये कमा के नहीं देते, लेकिन टेक्नोलॉजी तो पता लग रही थी। ये दूर संचार वाला था और भास्कर प्रथम कैसा था, सुदूर संवेदी था, सुदूर संवेदी उपग्रह था। कैसा था, सुदूर संवेदी उपग्रह था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सर, ये सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? तो दोस्तों, सुदूर संवेदी उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की निकट की कक्षा में स्थित होते हैं। कक्षाएं में पढ़ाऊंगा, ये पृथ्वी के पास में होते हैं, इन पर बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं और ये कैमरे क्या करते हैं, पृथ्वी पर लगातार फोटो खींचते रहते हैं, पृथ्वी की निगरानी करते हैं, ताकि पता लगे कहां पर आपदा से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, कहां पर कितनी फसल बर्बाद हो गई, कितना फसल का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री जी पहले ही बोल देते हैं इतना फसल उत्पादित होगी। तो वो किससे पता लगता है, सुदूर संवेदी उपग्रह से पता लगता है दोस्तों। क्योंकि आपने सुना होगा, ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला यही तो है। वर्तमान समय में यही है ऊपर वाला जो हम पर नजर रखे हैं, आपकी एक एक हलचल का पता लग रहा है इसे। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। 1979 ये भी हमने विदेश से लॉन्च किया। यार, दिमाग खराब हो गया वैज्ञानिकों का, क्यों हम दूसरों के पास जाएं, हम अपना ही बनाएंगे, देश में ही निर्मित करेंगे। तो दोस्तों, जब ठान ली जाती है तो हर काम हो जाता है। 1980 में हमने क्या कर दिया, अपना खुद का प्रक्षेपण यान लॉन्च कर दिया, SLV-3 लॉन्च कर दिया। खुद का पहला प्रक्षेपण यान, अभी इतिहास पढ़ेंगे तो यहीं से शुरुआत होगा। फर्स्ट प्रक्षेपण यान, प्रथम प्रक्षेपण यान हमने लॉन्च कर दिया। सर, ये प्रक्षेपण यान क्या होता है? अरे, एक प्रकार का रॉकेट होता है जिस पर क्या करते हैं, उपग्रह को रखकर हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो हमने, ये इतना आसान नहीं था। APJ अब्दुल कलाम जी कलपुर्जों को साइकिल पर रखकर ले जा रहे थे। आप देखना, फोटो में दिखाऊंगा सभी चीजें। तो शुरुआत में इतनी व्यवस्था या सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी सब चीज की जा रही हैं। अब यहां पर हमने प्रायोगिक किया है। यहां पर आपने देखा कि दूर संचार का उपग्रह प्रायोगिक है, आर्यभट्ट पहला। दूसरा हमने देखा सुदूर संवेदी भास्कर प्रथम हमारा प्रायोगिक है। तीसरा हमने देखा, हमने सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी, पहली वाली। अब वो आपसे पूछेगा इसके बाद क्या उपलब्धियां हैं। अब हम काम ऐसा करेंगे जिससे कमाई हो। तो दोस्तों, याद रखना, 1980 के बाद में 1982 के अंतर्गत हमने सबसे पहला, लिखकर देखते हैं अपन, यहां इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन आगे भी सारी की सारी चीजों को देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, याद रखना, यहां तक का इतिहास। फिर अभी अपन आगे देखेंगे, पूरा का पूरा इतिहास मैं आपको चित्रात्मक रूप से दिखाऊंगा। आज के लेक्चर में पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं हम। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने लॉन्च कर दिया 1980 में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में दोस्तों अभी तक प्रायोगिक कर रहे थे, अब हम टेक्नोलॉजी को विस्तृत करके हमने 1982 में हमारा पहला दूर संचार उपग्रह इनसैट 1A दूर संचार वाला था। कैसा था, याद रखना, दूर संचार वाला उपग्रह था। इसका नाम क्या था सर, इनसैट 1A। शुरुआत में 1A 1B 1C 1D 1E के नाम से भेजे थे हमने। तो ये क्या था, दूर संचार, मतलब भूस्थिर कक्षा में रहकर लगातार पृथ्वी पर सिग्नल भेजता। लेकिन दोस्तों, इनसैट 1A असफल रहा।
हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी ये असफल रहा। हताश हो गए वैज्ञानिक, पूरा देश मजाक उड़ाने लगा कि क्या करोगे तुम, इससे अच्छा विदेशी है। लेकिन हार नहीं माने, फिर वो दोबारा लग गए उसी चीज में। और दोस्तों 1983 में इनसेट 1B को प्रक्षेपित करके सफलता हासिल कर ली। और भारत ने एक साल बाद ही 1983 में इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B को प्रक्षेपित करा और दूर संचार का सफल उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया। और यहीं से भारत में संचार टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया। याद रखना, अगर ठान लेते हैं तो हर चीज संभव हो जाती है। अब हमने दूर संचार के उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। अब हमें लगा यार कि किसी ना किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजे, अंतरिक्ष दिखता कैसा है। तब फिर हमने रूस के साथ संयुक्त मानव मिशन तैयार किया। तो रूस के साथ जब हमने मानव मिशन तैयार किया, सन कौन सा है, 1984 में हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा को हमने अंतरिक्ष में भेजा। ये उपलब्धियां हैं हमारी, ये उपलब्धियां हैं दोस्त। राकेश शर्मा को हमने रूस के अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया। साल्युत 7 नाम का अंतरिक्ष स्टेशन है जिस पर 8 दिन बिताकर वो आए। तो हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं, राकेश शर्मा जी हैं। अब 1984 के बाद फिर भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। फिर हम आगे आए 1984 के बाद में 1988 में हमने यहां पर दूरसंचार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अब हमने जो आर्य भास्कर प्रथम बनाया था ना, सुदूर संवेदी, अब हमने एक सुदूर संवेदी उपग्रह लॉन्च किया। सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या था, इंडियन IRS, इंडियन रीजनल सैटेलाइट 1A। ये सुदूर संवेदी उपग्रह था, मतलब पृथ्वी की निकट की कक्षा में स्थित था। और निकट की कक्षा में स्थित रहकर लगातार फोटो देगा और कमाई करवाएगा। तो पहला सफल कमाई करवाने वाला सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा है, इंडियन रीजनल सैटेलाइट 1A है। जबकि पहला कौन सा था, तो पहला भास्कर था। अगर सुदूर संवेदी उपग्रह का इतिहास लिखने आए तो भास्कर प्रथम से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे दोस्तों। यही तो पेपर वाला पूछ रहा है और यही आपको आना चाहिए। ये मटेरियल कोई नहीं देगा जो जीएस जीनियस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। 1988 के बाद में फिर हम आगे आते हैं। हमने क्या कर दिया, 1994 में 1994 के अंतर्गत ये हम माइलस्टोन देख रहे हैं। 1994 में हमने जो हमारा 1980 में प्रक्षेपण यान लॉन्च किया था उसको एडवांस बना दिया। मतलब अब हमने लॉन्च कर दिया PSLV। सर PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां पर हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपित किया था दोस्त। 1994 में हमने PSLV को प्रक्षेपित कर दिया। ये इतना विश्वसनीय था कि इसने 1999 में विदेशी उपग्रहों को ले जाना चालू कर दिया। विदेशी उपग्रह भी हम भारत के द्वारा भेजने लगे। अभी तक तो भाई साहब हम दूसरे देश के पास जा रहे थे, अब दूसरे देश विदेश भारत के पास आ रहे हैं। तो सोचो भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यही तो आपको माइलस्टोन लिखने हैं पेपर में। तो याद रखना 1994 के बाद 99 आया। फिर भारत को लगा यार PSLV तो निम्न की कक्षा तक ही भेज पा रहा है, हमें ऊपर जाना है, हमें सबसे ऊपर वाली कक्षा में पहुंचना है। तो याद रखना दोस्तों, हमने 2001 में लॉन्च कर दिया GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब भूस्थितिक कक्षा में हम भारी भारी उपग्रहों को भेज सकते हैं। इसी उपलब्धि के बाद हम गगनयान को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास 4000 किलोग्राम वाली क्षमता नहीं होगी तब तक हम अंतरिक्ष में मानव स्वयं का नहीं भेज सकते। ये हम पढ़ेंगे आगे। पहले बुद्धि को विकसित करते जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको सिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये अपना GSLV हमने 2001 में क्या कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया। अब भारत भारी से भारी उपग्रह ले जाने में सक्षम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना यार अब कुछ और बड़ा हासिल किया जाए। तो हम भारत मतलब हमारी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य पिंड पर जाने की सोचने लगे। और सोचा तो गए भी। तो हमने 2008 में ध्यान से सुनना,
ये मिट गया, मिट जाने दो। 2008 में हमने लॉन्च कर दिया चंद्रयान-1, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कर दिया दोस्तों। मतलब हम चंद्रमा पर गए, किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। किसको भेजा? सैटेलाइट को भेजा हमने। किसके द्वारा? तो हमने भेज दिया, ध्यान से सुनना, PSLV C11 के द्वारा। C11 के द्वारा। सर ये C क्या होता है? तो PSLV जो प्रक्षेपण यान है ना, उसकी 11वीं उड़ान में हमने क्या करा? चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया। C का मतलब होता है कार, मतलब उड़ान 11वीं नंबर की थी। तो इतना सक्सेसफुल हमारा PSLV साबित हुआ। तो हमने चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया? हमने 2008 में लॉन्च कर दिया। पीछे नहीं हटे। फिर हमको लगा यार हम अमेरिका पर निर्भर रहते हैं GPS सिस्टम के लिए। याद रखना, यहां पर अब मैं मिटा रहा हूं। अभी आपको चित्रात्मक रूप से एक एक चीज दिखाऊंगा, अभी आप समझो। आपके नोट्स में लिखते चलो। अगर नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हो, अगर आप हमारी बुक परचेज करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे मोबाइल नंबर दिया रहेगा। आप क्या कर सकते हो? कॉल करके पूछ सकते हो कि सर आप हमें 7th यूनिट के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको चमचमाती हुई बुक मिलेगी। हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके 10 यूनिट की, पेपर थर्ड की नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो। टू द पॉइंट, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। वो आपको हमारे जीएस जीनियस एकेडमी के एप्लीकेशन से, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने 2008 के बाद 2013 में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। हमने अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर दिया। मतलब हमने एक प्रक्षेपण यान, मतलब उपग्रह प्रक्षेपित किया, जो क्या करेगा? हमारा नौवहन प्रणाली को विकसित करेगा। नौवहन प्रणाली क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा आगे। नौवहन प्रणाली एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी प्रणाली होती है जो पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसी समय बता देती है। जैसे आपने देखा होगा, गूगल हमें गाड़ी से भंवरकुआं जाना है तो वो बता देगा यहां से इतने किलोमीटर चले जाइए। आपने बोला ओला आ जाओ, ओला आ गई, रास्ता देख लिया आपने, सब चीजें आपको पता चल रही। किसके द्वारा? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा। तो इसी के बाद दोस्तों हमको लगा यार पृथ्वी पर रह रह के बोर हो गए, क्यों ना दूसरे उपग्रह पर जाया जाए। तो दोस्तों 2013 में ही हमने क्या कर दिया? नवंबर 2013 में हमने लॉन्च कर दिया मॉम मिशन, मंगल ऑर्बिट मिशन। मंगल की कक्षा में हम पहुंच चुके थे। मंगल, ध्यान से सुनना, मंगल की कक्षा में हमने पहली बार में सफलता हासिल कर ली थी। मिशन मंगल मूवी आपने देखी होगी। तो आप ये सभी हमारे क्या चल रहे हैं? माइलस्टोन चल रहे हैं। अभी चित्र दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमने मॉम मिशन लॉन्च कर दिया दोस्तों। आप सभी को पता है कि 5 नवंबर को हमने इसको प्रक्षेपित कर दिया था और ये दिसंबर में जाकर पहुंच चुका था। अभी अपन देखेंगे एक एक डेट, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, पूरी की पूरी चीजें आपको याद करवाई जाएंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा इतिहास याद हो जाएगा। अब दोस्तों हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2013 के बाद 2017 में हमने क्या कर दिया? 2017 में हमने अपना भारी उपग्रह, याद रखना हमने जो सैटेलाइट बनाया था ना GSLV बनाया था हमने। अब इसका हमने सोचा क्या टेस्टिंग की जाए, तो GSLV के द्वारा हमने भारत का सबसे भारी उपग्रह GSAT-19, याद रखना GSAT-19 को प्रक्षेपित किया। 3000 से ज्यादा वजन वाला ये उपग्रह था, भारत का सबसे भारी। इसको हमने प्रक्षेपित कर दिया 2017 में और उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन दोस्त अभी हमारे पास 4000 किलोग्राम से ज्यादा उपग्रह को ले जाने की क्षमता नहीं थी। तो हम क्या गए? विदेश गए और 2017 में ही हमने क्या कर दिया? 2018 में क्या कर दिया दोस्तों? हमने जाकर GSAT-29 उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया। ये भारत का सबसे शक्तिशाली 5000 से ज्यादा किलोग्राम का है। अभी अपन देखने वाले हैं। इसको भी प्रक्षेपित कर भारत ने उपलब्धि हासिल करी। अब भारत में संचार सेवाएं तेजी से चलने लगी। टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरनेट का विकास हो गया, मोबाइल सुविधाएं चलने लगी। घर घर भारत में 100% टेलीविजन हो चुका है। किसकी बदौलत? GSAT की बदौलत। याद रखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 29। इसके बाद क्या कर दिया हमने? याद रखो
हम आगे गए 2018 के बाद में दोस्तों हमने GSAT-11 भी लॉन्च कर दिया। मतलब इस प्रकार हम लगातार रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। GSAT-11 हमने विदेश से लॉन्च किया था, भारी उपग्रह था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि वह स्वर्णिम दिन था 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसमें हल्की सी तकनीकी खराबी के कारण हमारा जो विक्रम लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया और प्रज्ञान रोवर बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन दोस्तों उसका ऑर्बिटल अभी भी काम कर रहा है। ये सारी की सारी उपलब्धि 2019 तक की 22 जुलाई, उसके बाद कोरोना आ गया था, उसके बाद हम करंट अफेयर्स में चीजों को देखेंगे। तो इतना सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी हैं। अब इनको चित्रात्मक रूप से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक एक चीज जो हमने पढ़ी है वो आपको याद हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले 1962 में इनकोस्पार का गठन कर दिया, एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को ही बाद में परिवर्तित करके हमने क्या कर दिया था दोस्तों, इसरो में परिवर्तित कर दिया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु में है और चलते हैं नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके बाद इसको रुपए देने के लिए हमने क्या कर दिया था, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। अभी मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स बनाते चलो, नहीं तो आपको टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे अगर आप हमारी बुक परचेज करोगे। तो पेपर में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो घबराइए मत, 3rd यूनिट पूरी की पूरी जीएस जीनियस एकेडमी से आपको प्रोवाइड हो जाएगी और इसी प्रकार के लेक्चर भी मिलेंगे जो आपको बुक में पढ़ाया जाएगा टू द पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कर दी, रुपए मिल गए। तो अब स्वर्णिम दिन कौन सा है, तो अब स्वर्णिम दिन पर आते हैं दोस्तों। 19 अप्रैल 1975 को हमने आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया। ये प्रायोगिक था, लेकिन हमारे रगों में खून दौड़ाने वाला था कि हम कुछ कर सकते हैं। हमने 2 रुपए के नोट पर, उस समय 2 रुपए भी बहुत महंगा हुआ करता था, 2 रुपए के नोट पर हमने ये उपग्रह लगवा दिया था। उसके बाद में दोस्तों हमने लॉन्च किया 1979 में रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर प्रथम को लॉन्च किया। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जीएस जीनियस एकेडमी नाम का है। कहां पर मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर, वहां आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये लॉन्च कर दिया। इसके बाद में 1980 में हमने क्या कर दिया, खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान जो भेजे जाते हैं वो वाहन लॉन्च कर दिया, प्रमोचन वाहन। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। ये था, ऊपर चला गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 1980 के बाद 1982 में हमने इनसेट 1A लॉन्च किया। भारत का पहला व्यावसायिक रुपए के लिए भेजा था उपग्रह था। इसे भूस्थितिक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, लेकिन असफल रहा। हम हताश नहीं हुए दोस्तों, हमने क्या कर दिया, 1983 में इनसेट 1B को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। केप कार्निवल फ्लोरिडा से हमने इसको प्रक्षेपित किया था और ये सफलता से चला गया और लगातार ये क्या करने लगा, निगरानी रखने लगा। चलते हैं आगे। इसके बाद हमने देखा था 1984 में हमने क्या कर दिया था, मानव युक्त मिशन लॉन्च कर दिया था, जिसमें हमारे राकेश शर्मा, याद रखना, एस्ट्रोनॉट थे, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन साल्युट 7 पर 8 दिन बिताकर आए थे। इसके बाद क्या हुआ सर, तो इसके बाद दोस्तों ये बेंकानूर कॉस्मोड्रम नामक स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब सुनना, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, ये नया आ गया 1988, भारत का पहला व्यावसायिक दूर संवेदी उपग्रह हमने प्रक्षेपित कर दिया। व्यावसायिक था ये, भारत का पहला व्यावसायिक सुदूर संवेदी उपग्रह था। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में हमने प्रक्षेपित किया गया था और ये विदेश से किया गया था, बेंकानूर कॉस्मोड्रम नामक स्टेशन से हमने रूस के इसे प्रक्षेपित किया था 1988 में। उसके बाद कौन सी उपलब्धि हासिल करी, तो 1984 में हम 1994 में हमने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय प्रमोचन प्रक्षेपण यान लॉन्च कर दिया दोस्तों। उसके बाद में फिर हमने 99 में वो उपलब्धि हासिल कर ली कि हम विदेशी उपग्रहों को ले जाना चालू कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास में हमारे लिए स्वर्णिम दिन है ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद में 99 के बाद में दोस्तों आगे आए हम
2001 में हमने GSLV का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया। इस दिन को आपको भूलना नहीं है, हमने GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 2001 में प्रक्षेपित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, अक्टूबर 2008 में हमने चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। 2008 में किया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 कब किया गया? 2019 में 22 जुलाई को। तो दोस्तों इसे C11 के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 2008 के बाद में दोस्तों हम आ चुके हैं 2013 PSLV C22 के द्वारा। C22 मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, कार 22 मतलब उड़ान की संख्या का नाम होता है C22। जुलाई 2013 को भारत ने पहले स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A को प्रक्षेपित कर दिया। उसके बाद में हमने मिशन मॉम लॉन्च किया 2013 में। कुछ ही समय बाद PSLV C25 से मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान 1 को हमने 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित कर दिया। दिसंबर 2014 में ये अपनी कक्षा में पहुंच गया था। पहली बार में किसी भी देश ने किसी अन्य पिंड पर पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की थी दोस्तों। मूवी भी इस पर बन चुकी है। अब मैं आपको वो दिन बताने जा रहा हूं दोस्तों जिसको आपको भूलना नहीं है। 14 फरवरी तो सब याद रखते हैं, लेकिन 15 फरवरी 2017 का वो दिन आपके सामने आने वाला है जिस दिन भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महास्वर्णिम दिन है, क्योंकि भारत ने 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजने की उपलब्धि हासिल की थी दोस्तों। 2017 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रहों को, किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी जो सरकारी है वो इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लेकिन आप सभी को पता है इलॉन मस्क जी ने इससे ज्यादा उपग्रहों को एक साथ भेज दिया है। 143 उपग्रह, 143 उपग्रहों को इन्होंने क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन अपने आप में एक उपलब्धि है कि एक ही प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष की अलग अलग कक्षाओं में इन्होंने क्या करा, उपग्रहों को भेज दिया। तो 15 फरवरी याद रखना है, 14 फरवरी मत याद रखना। 2017 में 15 फरवरी 2017 को इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, हम पढ़ेंगे श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र है जहां से प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसे भेजा गया था PSLV 37, PSLV की 37वीं उड़ान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था 2017 में हमने GSLV Mark 3 की पहली उड़ान से GSAT 19 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 2019 ध्यान सुनना, 17 में फिर हमने GSLV Mark 3 भारत का वो प्रक्षेपण यान है जो 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ऊंची कक्षा तक ले जाने की क्षमता रखता है। 4000 सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। फिर हमने क्या कर दिया, नवंबर 2018 में GSLV Mark 3 से GSAT 29 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत के द्वारा अभी तक भेजा गया ये सबसे ज्यादा वजन वाला उपग्रह है। कितना वजन है? 3500 किलोग्राम, भारत की भूमि से प्रक्षेपित। लेकिन दोस्तों हमने भारत की भूमि से तो इसे प्रक्षेपित किया, लेकिन हमें ज्यादा वजन वाला भेजना था तो हम विदेश की भूमि पर गए। 2018 दिसंबर में हमने GSAT 11 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। वजन कितना था? 5854 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर याद, किलोग्राम था, सॉरी, कितना था? 5854 किलोग्राम इसका वजन था दोस्तों। फिर हमने 22 जुलाई 2019 को भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 M1, M1 मतलब मून 1 के द्वारा हमारे चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। याद रखना इसमें बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी तो ये हमारे लिए अभी तक फायदा पहुंचा रहा है। तो ये हमारे स्वर्णिम इतिहास का जो भी पन्ने थे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के, वो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिए हैं दोस्तों। यहां से पेपर में लगातार प्रश्न आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, कक्षाओं के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा जो आपके टॉपिक में लिखा है, कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी कक्षा में कितने उपग्रह भेजे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रक्षेपण यान क्या होता है, कौन कौन से GSLV, RSLV, ASLV। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में ये लेक्चर पसंद आया, आपके लिए फायदेमंद है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको पेपर के थर्ड पेपर की सारी टॉपिक यूनिट वाइज चाहिए, यूनिट जितनी भी हैं आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आपको GS जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साथ ही साथ
आप हमें फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सर हमें बुक की ज़रूरत है, तो आपको इन सारी की सारी बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए इसकी अगली वीडियो को आपके लिए ज़रूरी है या आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम जल्दी ही जल्दी इसको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।